चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग ऑल सभी को। बच्चे आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ये चैप्टर है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और पहले चैप्टर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के पहले चैप्टर के वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप देख लीजिएगा। और बच्चे आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्यादातर होता क्या है बच्चे, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तब आपके दिमाग में ये रहता है कि हमको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज 2.1 2.2 करना है। लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर यही सेकंड चैप्टर ही पॉलिनोमियल ही है, बहुपद जिसको हम कहते हैं। तो बहुपद जो चैप्टर है ये बहुपद होता क्या है सबसे पहले ये जानिए। उसके बाद बहुपद में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे, जैसे आपके सामने यहाँ लिखे भी गए हैं। बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है, चर अचर क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि ये होती क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि आज की क्लास में ये जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाएंगे कि किस पॉइंट का क्या मतलब है बहुपद में। देखिए सबसे पहले जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि बहुपद क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुपद क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझना है कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोला जाता है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक आपके सामने यहाँ लिखा भी है, बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जो चर अचर और उनके धनात्मक पूर्णांक घातांक से मिलकर के बनता है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर हो, अचर हो और घात के रूप में, चर की घात के रूप में लिखा हो, ठीक है। तो घातांक तीन चीजों से मिलकर के बन रहा है, एक चर, एक अचर और एक धनात्मक पूर्णांक घातांक, ठीक है। तीन चीजों से ये मिलकर बन रहा है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि चर क्या है, अचर क्या है। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक घातांक क्या है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर हम चर और अचर की बात करते हैं बच्चे, क्या कह रहा है, चर और अचर, जैसे हमने ये देखा कि परिभाषा यानी डेफिनेशन में ही ये वर्ड आ जा रहा है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर, अचर और धनात्मक पूर्णांक घातांक से मिलकर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि ये चर और अचर क्या है। तो चर को बोलते हैं वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट बोला जाता है अचर को और वेरिएबल बोला जाता है किसको, चर। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि चर क्या है, अचर क्या है। तो आपको मेरी बस बातें आपको बस याद रखनी है, बस मेरी बातों को आपको समझना है। चर क्या है, चर वह संकेत या अक्षर है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जिसका मान बदलता रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। मतलब एक ऐसा अक्षर जिसका मान क्या हो, बदलता रहे, स्थिर ना रहे, ठीक है, उसको कहा जाता है चर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें चर का, x, y, z, u, v, a, b, c, d, ये सब क्या है बच्चों, ये सब है चर, ठीक है। इनका मान फिक्स रहता है, बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता। परिस्थितियों के अनुसार चर
जो भी होते हैं, x आया है, y आया है, z आया है, उसका मान हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार कहीं x की वैल्यू 2 आ जाती है, कहीं 4 आ जाती है, कहीं -5 आ जाती है, परिस्थितियों के अनुसार। इसका मतलब ये है कि चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। और अचर क्या है? अचर वो है जिसका मान स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। अचर का मान हमेशा निश्चित रहता है या फिर क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे कोई भी नंबर आप मान लीजिए, 5 है, 2 है, -10 है, ठीक है, पाई है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 फिक्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अचर अगर 5 है तो 5 का मतलब 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अचर जो होता है वो नियत रहता है, स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, उसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या है, अचर क्या है। फिर से एक बार डेफिनेशन आप समझ लीजिए। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें क्या हो, चर हो, अचर हो, और जो चर की घात हो वो क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। या फिर हम क्या कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये है कि माइनस में नहीं होनी चाहिए उसकी घात। किसमें होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होके प्लस की ओर आप बढ़ते जाएं। प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो, लेकिन ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं बच्चों। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहुपद की पहचान। तो अब बहुपद की पहचान मतलब बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुनना है। बहुपद की पहचान के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखना है, बहुपद में चर की घात सदैव क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होना चाहिए। दूसरी चीज, कभी भी चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुपद वो होगा जिसमें चर की घात कभी भी ऋणात्मक अथवा भिन्न में अथवा दशमलव में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, कभी भी चर वर्गमूल में ना, वर्गमूल में ना, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो वहां वेरिएबल आया है वो स्क्वायर रूट में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक एग्जांपल आपको लिखें, ये अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बहुपद है कि नहीं, ये
तो ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं है। कारण ये है कि यहाँ तो x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, परंतु यहाँ पर जो x की पावर है वो स्क्वायर रूट में है x। इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है 1/2, और मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चर की घात कभी भी फ्रैक्शन में भिन्न में नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है तो क्या है, बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनके द्वारा बहुपद की वजह से कोई भी और एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, ये बहुपद है, बिल्कुल है। यहां पर x की पावर क्या है 1, यहां पर x की पावर क्या है 2, पूर्ण संख्या है। अगर कोई भी वेरिएबल आया है और उसकी जो पावर है घात एक्सपोनेंट वो अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब है कि बहुपद है। और जरूरी नहीं है वेरिएबल हमेशा x आए, y आ सकता है, z आ सकता है, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। बस ये आपको याद रखना है कि वेरिएबल का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है, वो कभी फिक्स नहीं रहती है, नियत नहीं रहती है, परिस्थितियों के अनुसार चेंज होती रहती है। तो बहुपद में हमेशा चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कभी भी चर की घात ऋणात्मक, भिन्न में या दशमलव में या वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए। और एक और तीसरी बात मैं बताता हूं, कभी भी चर हर में नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछे कि 1/x - 1 ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां पर जो चर आया है वो कहां है, डिवाइड में, हर में, अंश में नहीं है, हर में। तो यहां पर ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो तीन बातें आपको याद रखनी है। क्या क्या, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है कि बहुपद में जो चर है उसकी घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, चर वर्गमूल में ना आया हो, और लास्ट चर हर में ना हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इस तरह से आप बहुपद की पहचान कर पाएंगे कि ये बहुपद है कि नहीं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो यही सारी पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर बहुपद का पद क्या होता है ये आपको समझना है। तीसरा पॉइंट क्या है, बहुपद के पद। मतलब टर्म। जैसे अगर हम पद की बात करें तो आपके सामने अगर मैं ये लिखता हूं तो आपसे मैं पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या बताएंगे, 2 पद है। अब आप ये मत करिएगा कि यहां 1 2 3 पद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्लस या माइनस में देखना है कि कितने पद हैं। तो यहां पर केवल 2 पद। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, द्विपदीय बहुपद। क्या बोल सकते हैं, द्विपदीय बहुपद। ठीक है, ऐसे अगर लिख दिया गया तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 3 पद हैं। ठीक है, 1 2 3। आपको एग्जाम्पल से मैं समझाता जा रहा हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। अगर हम एक क्वेश्चन लिखें, यहां कितने पद हैं, तब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8x की पावर 4 प्लस x प्लस 5, कितने पद हैं 3। और इस बहुपद की घात कितनी है 4। सबसे बड़ी घात आपको देखना है, वही बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो बहुपद के जो पद हैं वो आपको हम समझा रहे हैं। और
यहां पर मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाए कि कितने पद हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप बोलते हैं 2 तो बिल्कुल गलत है। यहां जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा आपको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। और यहां कितने पद हैं? 1। तो आपको ये ध्यान देना है कि या तो जोड़ में या तो घटाने में वहां पर कितने टर्म हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? बहुपद का पद, ठीक है। जोड़ या फिर घटाने में कितने पद हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 3 पद हैं, यहाँ 1 पद है। अगर गुणे में है, मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो 1 पद यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ 1 पद। गलतियां बच्चों होती कहाँ है कि आप लोग करते क्या है, ऐसे गिनने लगते हैं 1 2 3 4। यहाँ आपने 2 कैसे कर दिए? ये तो केवल प्लस में 1 इधर 1 इधर 1 इधर, केवल 3 पद है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर बहुपद में कितने पद हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर 1 पद है तो उसको 1 पदीय बहुपद बोलेंगे, अगर 2 पद है तो उसको द्विपदीय बहुपद बोलेंगे, और अगर 3 पद हैं तो उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि बहुपद के पद क्या होते हैं। अब बहुपद की घात आपको समझाते हैं इसी उदाहरण में। जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि इस ये जो उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है, इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इस बहुपद की घात है 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चर आया है, चर की घात कितनी है? 1। नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब x की पावर 1 था, तो 1 बार x लिखा गया है, ठीक है। तो 3x - 5 में जो चर आया है उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बहुपद की घात यानी डिग्री, पावर, वो कितनी है? वो 1 है। इस वाले उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर x की घात यहाँ कितना है? 1 है, और यहाँ x की घात कितना है? 2 है। और आपको ये हमने बताया कि आपको बहुपद में सबसे बड़ी घात चर की देखनी है कि कितनी है। तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। इसका मतलब बहुपद की घात क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं हम। 8x की पावर 4 - 3x² + 5x - 9। इस बहुपद की घात क्या है बच्चों? तो सबसे बड़ी घात 4 आपको देखना है, 4 पद है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर 4 पद हैं, और जो चर आया है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 4 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 4। सबसे बड़ी घात आपको देखनी। फिर आएगा बहुपद का गुणांक क्या है बच्चों? अब बहुपद का गुणांक आपको समझना है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल आपको दें, एग्जांपल ये, और आपसे पूछें कि x² का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ x² का गुणांक क्या है? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, और जब नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 1 तो रहेगा ही, ठीक है। क्योंकि 0 अगर होता तो 0 से मल्टीप्लाई करके वो पूरा टर्म ही गायब हो जाता, है ना। तो x² का गुणांक क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया? यहाँ पे 1 हो गया। और अगर आपसे पूछें हम कि x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे 7। क्या बोलोगे? 7, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसा करके पूछ सकता है। देखिए आपको एक बात समझाता हूं, जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक जो रूप होता है ये होता है,
ठीक है, तो ये प्लस में होता है। और अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण में यही क्वेश्चन पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे -7। क्यों? क्योंकि उसका जो व्यापक रूप होता है वो सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। और यहाँ माइनस आया तो माइनस को भी आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 4 का गुणांक क्या है, तो आप क्या बोलोगे 8। मेरे प्यारे बच्चे एक उदाहरण आपको देते हैं। यहां आपसे अगर इस बहुपद में पूछा जाए कि x की पावर 0 का गुणांक क्या है, तो आपको बताना है बच्चे 5। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, और अगर x की पावर हम 0 लिखेंगे तो x की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, तो अब x की पावर 0 है तो क्या आना है 1 आना है, तो इसलिए यहाँ लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, तो आपको बताना है कि क्या है 5। तो ये हो गया जो बहुपद का गुणांक। ठीक है, कैसे पता करेंगे आपको हमने समझा। अब अगला है बहुपद का व्यापक रूप। क्या है बच्चों? बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, अब ये आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि बहुपद में जो चर आया है उसकी घात के आधार पर 3 तरह का बहुपद होता है। रैखिक बहुपद बच्चों क्या होता है? रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद आप लिख सकते हो। और त्रिघात बहुपद। वैसे तो मेन आप देखोगे यही 3 होते हैं। तो अगर कोई बहुपद है उसकी चर की सबसे बड़ी घात 1 है तो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद में चर की घात मैक्सिमम यानी अधिकतम 2 है तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 है तो क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। अगर किसी बहुपद में, एक और बात समझिए, अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 4 है तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, एक होता है नियतांक बहुपद। नियतांक बहुपद भी आपको समझा देते हैं। देखिए एक एक करके आपको समझा। अगर आपसे कहे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है, तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस, क्या होता है? ax प्लस b। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b। हाँ, यहां ये ध्यान देना है कि x डज नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पर जो ax प्लस b लिखा है, यहां पर a डज नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। a कभी 0 नहीं हो सकता। a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। और a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं। a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसी तरह से अगर हम देखें द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, जहां a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 और a, b और c वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। उसके बाद अगर त्रिघात बहुपद की बात करें, तब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप क्या होगा? fx इज इक्वल्स टू ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
जहां a डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 और a, b, c तथा d वास्तविक संख्या। इस तरह से आपको समझ लेना है कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब बहुपद अगर रैखिक बहुपद है तो उसका व्यापक रूप ये है ax प्लस b। अगर बहुपद द्विघाती बहुपद है तो उसका व्यापक रूप ये है, और अगर बहुपद त्रिघाती बहुपद है तो उसका व्यापक रूप क्या है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में चर की घात कितनी हो 4, उसको क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। अब उसके लिए आप देखोगे तो ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx की पावर 2, dx प्लस e, ये आ जाएगा व्यापक रूप। ठीक है। और नियतांक बहुपद क्या होता है? अब आपको बताते हैं नियतांक बहुपद। वैसे आप में केवल 3 ही लिखा होगा। नियतांक बहुपद का मतलब है, जैसे हमने लिखा fx इज इक्वल्स टू, जरूरी नहीं है आप fx लिखिए बार बार, py लिख सकते हैं। ठीक है। अगर वेरिएबल y आ रहा हो तो आप y लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो अगर मैंने लिख दिया 5, तो केवल यहां पर क्या है? केवल यहां पर संख्या है ना, 5 कांस्टेंट। तो ये कौन सा बहुपद है? नियतांक बहुपद। यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं, तो ऐसे बहुपद को हम लोग नियतांक बहुपद कहते हैं। जैसे py इज इक्वल्स टू माइनस। अगर आप लिखना चाहेंगे तो x की पावर यहाँ 0, यहाँ y की पावर 0, जिसकी वैल्यू कितनी है? नहीं हुआ। तो अगर केवल कांस्टेंट आ रहा है, नियतांक आ रहा है उस बहुपद में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नियतांक बहुपद कहते हैं। इस तरह से बहुपद का व्यापक रूप हमने समझा दिया कि बहुपद किस टाइप का, रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या फिर नियतांक बहुपद। तो उसके आधार पर हमने आपको समझा दिया कि बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब बात यह आएगी कि यहां कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि अगर हम आपसे पूछें कि बहुपद क्या है, समीकरण क्या है और व्यंजक क्या है, तीनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सोच करके बताइए कि बहुपद कैसे लिखेंगे, व्यंजक क्या होगा और समीकरण क्या होगा। बताइए, बहुपद, व्यंजक और समीकरण। यहां पर लिखा भी गया है आपके सामने, समीकरण, व्यंजक और ऊपर बहुपद। डिफरेंस क्या है? बस आपको इतना बताना है। डिफरेंस कैसे समझाओगे? देखिए, अब आपके सामने एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों, और वहां से आपको क्लियर करते हैं। जैसे अगर लिखा है 3x² प्लस 5x माइनस 10, तो ये क्या है? ये है बहुपद। ठीक है। आप समझ चुके हैं कि अगर जब भी चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो क्या होगा? वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा बहुपद। और इसी को अगर हम इक्वल करके 0 लगा दें, मतलब बहुपद में आप देखोगे इक्वल कहीं नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही इक्वल करके आप बराबर करके बराबर का निशान लगाएंगे और 0 लिख देंगे उधर, तो ये क्या कहलाएगा? ये आप इसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलने लगेंगे आप? समीकरण। जैसे ही इक्वल करके 0 किया, उसको क्या बोलने लगे? समीकरण बोलने लगे। और समीकरण बोलने लगे तो उसको अब हम लोग बहुपद नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अभी तक क्या था?
जैसे ये लिखा था तो ये क्या था, ये द्विघात बहुपद था, परंतु जैसे इक्वल 0 लिखा तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ये आपको समझना है। और अगर ये लिख दिया जाए 3x² प्लस 5 अंडर रूट 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल 0 नहीं लगा रहे, इतना अगर लिख रहे हैं 3x² प्लस अंडर रूट 5x माइनस 10 इतना लिखा है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलोगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 में अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट में 5 अगर है तो ठीक है, बट अगर x भी स्क्वायर रूट में है, मैंने क्या बताया था, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए कोई भी चर जो आया है बहुपद में। तो यहाँ x की पावर, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ x की पावर ये किसमें, स्क्वायर रूट में है, और इसको जब हटाएंगे x की पावर 1/2 लिखेंगे। और आपको पता है कि कभी भी फ्रैक्शन में चर की घात नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो फिर क्या है, तो ये एक व्यंजक। क्या है, ये एक व्यंजक, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है और बहुपद क्या होता है। हर व्यंजक जरूरी नहीं है कि बहुपद, ठीक है। अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आराम से आपको सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक, ये सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चे आप नहीं समझ पाओगे कि क्या कह रहा है वो, फिर आप वहां गलत करके चले आओगे। बोर्ड एग्जाम में आप जब बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुपद के प्रकार पे आएंगे तो मुख्यतः आप देखेंगे दो प्रकार, बहुपद दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है बहुपद, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो फर्स्ट क्या हो गया, पद के आधार पर, और दूसरा क्या हो गया, घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर अगर देखा जाए तो अगर चर की घात 1 है तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। चर की घात अगर 2 है तो उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। अगर किसी बहुपद में चर की घात 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर घात के आधार पर हम लोग बता रहे हैं कि बहुपद कितने प्रकार के। जैसे हमने लिख दिया 3x माइनस 5, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो चर है उसकी घात क्या है, 1, ठीक है। मैंने लिख दिया x माइनस 1, क्या है, रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि चर की घात क्या है, 1, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस 7x प्लस 10 लिख दिया। क्या है द्विघात बहुपद, क्योंकि बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। त्रिघात में चर आप देखेंगे जो बहुपद लिखा गया वहां पर उस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात। पद के आधार पर आपको समझा देते हैं। पद के आधार पर एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, ठीक है।
जिसको आप मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक पदी बहुपद है तो इसमें कितना पद होगा? एक पद होगा। एक पद का मतलब है, जैसे आपने लिख दिया 3x², ये कितना पद है? एक। जैसे आपने लिख दिया 2x, कितना है ये? एक पद है। मान लीजिए आपने लिखा 8x² इंटू 7x², तो ये कितना है? दो पद नहीं है। यहाँ ध्यान समझना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 8 7 कितना हो जाएगा? 56 और x की पावर 4, तो यहाँ भी कितना पद है? एक पद है। इसका मतलब एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जैसे आपने लिख दिया 3x - 2, अब यहाँ ये द्विपदी बहुपद होगी। ठीक है, 5x² - 4, ये कितना है? द्विपदी बहुपद, क्योंकि एक दो पद है, यहाँ भी दो पद है। त्रिपदी बहुपद जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तीन पदी, इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें तीन पद हो यानी 3 टर्म हो तो तीन पदी बहुपद, अगर 2 टर्म है तो द्विपदी बहुपद, और एक टर्म है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद बोलते हैं। इस तरह से बहुपद के प्रकार हमने पढ़ लिया। अब आएगा शून्यक। शून्यक क्या? शून्यक को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, मूल, रूट। और शून्य क्या होता है? बहुपद का शून्य क्या होता है? जब आप 2.2 एक्सरसाइज देखेंगे तो वहां पर शून्यक निकालने को कहता है आपसे। इसका मतलब मूल निकालना होता है, आपको बहुपद दिया रहता है। तो बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होता है, आपको डेफिनेशन में बता दे रहा हूं। बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होता है, विशेष मान होता है जिसको बहुपद में चर की जगह, चर के स्थान पर रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है। मतलब आपने समझा मेरे प्यारे बच्चे? बहुत आसान सा है कि अगर कोई बहुपद है, हम कह रहे हैं कि शून्य क्या है, तो बहुपद का शून्यक वह विशेष मान होता है, वह विशेष मान होता है जिसको अगर उस बहुपद में रख दिया जाए तो बहुपद का मान क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। तो उसी को बहुपद का क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। एक और तरह से आपको उदाहरण के आधार पर आपको हम समझाने जा रहे हैं। जैसे आपके सामने एक उदाहरण में दे रहा हूं, एक बहुपद में लिख रहा हूं x² - 7x + 10। इस बहुपद का अगर आपसे कहा जाए शून्यक निकालिए तो आप क्या करेंगे? x² माइनस, यहाँ देखिए दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 7 आए। क्योंकि यहाँ तो 1 है x² का गुणांक, तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा। अब दो नंबर ऐसे 5 और 2 है, 5 + 2 करेंगे 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। सॉल्व करिए, 5x - 2x + 10, x कॉमन, x - 5, यहाँ क्या कॉमन है? -2, तो x - 5, 2 5 जो 10, x - 5 और x - 2 ये आ गया। अब अगर शून्य का आपको निकालना है तो x - 5 = 0, तो x = 5। ठीक है, x - 2 अगर 0 करेंगे तो x = 2। अब यहाँ पर रख करके देख लीजिए, अगर 2 रखेंगे x के प्लेस पर तो 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ रख रहा हूँ 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 10 कितना आ जाएगा? 4, ये 14 + 10, 14 - 14 कितना आ गया? 0। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी बहुपद का शून्य वह विशेष मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। उसी को बहुपद का शून्य या फिर मूल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें। बच्चों 11 नंबर पे उदाहरण है, तो उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, हर बार उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों एनसीईआरटी, अगर लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप जब हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करेंगे,
और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको 2.2 एक्सरसाइज मिलेगी पॉलिनोमियल्स की। उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 2.2 के कराए हैं। तो जब उन क्वेश्चंस को आप जाकर के उनके वीडियोस को आप देखिए और वहां पर कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरे बच्चे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें आज की क्लास की समझ में आई होंगी।